already proved that he also believed the Congress ideology to carry everybody for the future. Other colleagues are all here who are worked with Kanhaiya Kumar ji and Jignesh ji. केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव है, उनको आप सुन रहे थे किस तरह से दोनों ही नेताओं का वेलकम करते हुए, और यकीनन आज जोश खरोश दिखाने की कांग्रेस पार्टी की कोशिश, लेकिन रंग में भंग डालने का काम आज नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कर दिया गया, जब पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष पद से उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। आचार्य जी, आपको मुझे बीच में रोकना पड़ा था, प्लीज आप अपनी बातें पूरी करें। यहाँ पर वेलकम तो किया जा रहा है जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार का, लेकिन बार बार ये जो एग्जिट आपकी पार्टी से हो रहा है, बड़े बड़े पदों से लोगों का इस्तीफा, एक के बाद एक इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी कहां पर जाकर थमेगी इससे? प्रमोद कृष्णन जी। देखिए चित्रा जी, एक तो आना जाना लगा रहता है राजनीति में, जीवन में ही आना जाना लगा रहता है, संसारी आवागमन, आना जाना, खोना पाना, तंबू बंबू, ताना बाना, ये तो चलता रहता है। अब सवाल इस बात का कि जब कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो पार्टी में कोई घर में हमारे आता है तो उसका वेलकम किया जाता है, बिल्कुल करना चाहिए। हम जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। जहां तक सुधांशु जी का चुटकी लेने का सवाल है, तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे बहुत से अवसर आए हैं जब सुधांशु जी की पार्टी से बहुत बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के गए हैं, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे यशवंत सिन्हा जी हो, और भी बहुत से लोग हैं, और ये चलता रहता है। लेकिन कल्याण सिंह जी इतने बड़े नेता थे, वो पार्टी छोड़ गए थे, उमा भारती पार्टी छोड़ गई थी, तो पार्टी में आना और जाना कोई खतरे की घंटी नहीं है। अब सिद्धू जी गए हैं, और कल कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन अमरिंदर सिंह जी और सिद्धू जी दोनों एक दूसरे के विरोधी नेता हैं, लेकिन अभी भी दोनों कांग्रेस में। उन्होंने अपनी अध्यक्षता छोड़ी है, उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है, लेकिन दोनों कांग्रेस में। तो कांग्रेस एक समंदर है, और कांग्रेस में कोई गलत आदमी आ गया है और कोई सही आदमी चला गया है, या कोई सही आदमी आ गया कोई गलत आदमी चला गया, ये सब एक बहुत बड़ी पार्टी, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही है, और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है। जनता को कैसे समझाएगा ये कौन सी डेमोक्रेसी है आपकी पार्टी में, आचार्य जी, जब आपके कैप्टन ने सिद्धू को लेकर खड़े करते हैं सवाल, कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आदमी खतरा है, और फिर सिद्धू इस्तीफा देते हुए कहते हैं कि पंजाब के भविष्य से मैं समझौता नहीं कर सकता, यानी कि कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर रही है पंजाब के भविष्य से, तभी तो उन्होंने इस तरह की बातें लिखी हैं। चित्रा जी, देखिए पंजाब की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमरिंदर सिंह जी का इस्तीफा हुआ, क्या पंजाब में हमारी सरकार गिरी? सिद्धू जी का इस्तीफा अगर स्वीकार हो जाएगा तो भी सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि सरकार तब तक नहीं गिरेगी और कांग्रेस पार्टी तब तक कमजोर नहीं होगी जब तक राहुल गांधी का नेतृत्व है। राहुल गांधी एक सशक्त नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? राहुल गांधी का सशक्त नेतृत्व है और वो उनका स्वीकार हो जाएगा तो सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पंजाब पर, बीजेपी कितने भी खुश होती रहे। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी के मुंह से एक शब्द निकल गया कि दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं, सिद्धू और कैप्टन, मगर फिर भी दोनों साथ में, एक का इस्तीफा हुआ तो दूसरा भी चला गया। मतलब वो वाली बात हो गई ना आचार्य जी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब जो आपने कहा कि राहुल गांधी जी अपना बहुत सशक्त नेता है, एक मामले में मैं इनकी बात से सहमत हूं आंशिक दृष्टि से चित्रा जी, वो बहुत सशक्त नेता है, बहुत दूरदर्शी नेता है। आपने देखा ना, ये जो दो चेहरे दिख रहे हैं, ये दोनों कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे और हार्दिक पटेल भी थे। तीनों युवाओं को निपटा दिया, मतलब जिसके साथ रहे राहुल गांधी जी ने निपटा दिया। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला युवा चीफ मिनिस्टर थे, उनको निपटा दिया, साथ में रहे। फिर उत्तर प्रदेश में पहुंच गए अखिलेश यादव जी के साथ, उनको निपटा दिया। उसके बाद ये जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल और ये कन्हैया कुमार जी, इनके साथ जेएनयू पहुंच गया कन्हैया कुमार के साथ, उनको निपटा दिया। और वहां साथ लिया था गुजरात में, उनको निपटा दिया। तो उन्होंने सबको निपटाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सब युवाओं को ये हैसियत में ला खड़ा कर दिया, देखो सबसे शक्तिशाली मैं हूं। हाँ, जो थोड़े शक्तिशाली थे उनकी पार्टी में, उन सबको बाहर भी कर दिया, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे हमारे ग्वालियर के महाराजा साहब हो, दूसरे जो हैं वो एक बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं, और भी कई पश्चिम में भी कई चले गए। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस में एक अद्भुत समन्वय दिख रहा है। आचार्य जी शायद आप भी इस बात पे इत्तेफाक रखेंगे कि 30 साल से अधिक आयु का एक छात्र 50 साल से अधिक आयु के युवा नेता के साथ आकर खड़ा हो गया है, और दोनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है
उससे तो ये नजर आता है कि आगे ये कितने सशक्त ढंग से, कितनी उचित दिशा में आगे बढ़ेंगे। उसे जो मैं कहावत कह रहा हूं एक हिंदी की, उसे शब्दशः नहीं लीजिएगा, उसका भाव लीजिएगा। एक हिंदी में कहावत है, अंधो अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। यानी यदि एक अंधा दूसरे अंधे का रास्ता दिखाने के लिए मार्गदर्शक बन जाए तो अंततः उनकी गति होती है कि दोनों ही किसी न किसी कुएं में जाके गिर जाते हैं। मैं फिर कैविएट साथ कह रहा हूं कि मैं शब्दशः नहीं कह रहा हूं, परंतु ये एक यथार्थ है। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी जी ने सभी युवाओं को निपटाकर दिखा दिया कि सबसे सशक्त युवा नेता वही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। चित्रा त्रिपाठी जी, बड़ी रोमांचक मोड़ पर आपकी ये बहस आ गई है। मैं सुधांशु जी से बिल्कुल सहमत हूं, जो निपटाता है वो सशक्त होता ही है। अरे भाई, मोदी जी कितने सशक्त हैं। उन्होंने सबसे पहले केशुभाई पटेल को निपटाया, फिर उन्होंने शंकर सिंह बाघेला को निपटाया, फिर अडवाणी जी को निपटाया। मैं आपको रोकना चाहूंगी, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, दोनों ही नेताओं को शामिल करवाया जा रहा है। आचार्य जी माफी के साथ आप देख पा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर शामिल कराते हुए दोनों ही नेताओं को साहब और कन्हैया जी का स्वागत करेंगे। कन्हैया कुमार का स्वागत हो रहा है। पवन बंसल जी जो कि पूर्व रेल मंत्री, और मैं अब अनुरोध करूंगा वरिष्ठ नेता कन्हैया कुमार इस तरह से हमारे शामिल हो गए अब कांग्रेस में। साथी नितिन राउत जी से और उनके साथ साथ भक्ताचरण दास जी से, केसी वेणुगोपाल जी से, बंसल साहब से, कि वो जिग्नेश मेवानी जी का भी औपचारिक तौर से हमारी विचारधारा से जुड़ने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए स्वागत करें। और इस तरह से जिग्नेश मेवानी भी जो कि निर्दलीय विधायक रहे हैं गुजरात के, वो भी यहां पर शामिल होते हुए कांग्रेस पार्टी में। तो दो युवा चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी। कन्हैया कुमार ने मास्क पहन रखा है तो उनकी मुस्कुराहट मास्क के पीछे छिप सी गई है। जिग्नेश मेवानी का चेहरा आपको नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। और इस तरह से दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है, अंगवस्त्रम पहनाकर उनका वेलकम किया गया और अब फूलों का गुलदस्ता देकर कांग्रेस पार्टी के भीतर उनका वेलकम अलग अलग नेताओं की ओर से किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले, कन्हैया कुमार के इस तरह से एंट्री को लेकर मनीष तिवारी ने ही सवाल खड़े किए थे। उनकी ओर से ट्वीट किया गया था कि कम्युनिस्ट नेताओं के कांग्रेस में आने की अटकलें चल रही हैं, ऐसे में 1973 में छपी कम्युनिस्ट इन कांग्रेस पढ़ी जानी चाहिए। चीजें जितनी बदलती हैं उतनी ही समान लगती हैं। तो मनीष तिवारी सवाल खड़े करते हुए, लेकिन फिलहाल कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम चुके हैं और कांग्रेस का दावा यह है कि इनके आने से कांग्रेस का हाथ और मजबूत होगा। इन तस्वीरों पे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आपकी टिप्पणी। बन गए दोनों कांग्रेस पार्टी के नेता, मजबूत होगी कांग्रेस इससे? देखिएगा, देखिए, जब कोई आता है तो कांग्रेस मजबूत होती है, पार्टी मजबूत होती है, घर मजबूत होता है। सुधांशु त्रिवेदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम किससे है? कन्हैया कुमार से आपकी प्रॉब्लम है या जिग्नेश मेवानी से आपकी प्रॉब्लम है? आपकी प्रॉब्लम किससे है? सिद्धू जी से आपकी प्रॉब्लम है या अमरिंदर सिंह जी से आपकी प्रॉब्लम है? पहले तो आप बताने का कष्ट करें कि आपकी प्रॉब्लम किससे। आपने दो बातें कही, एक तो निपटाने वाली कही, तो मैंने बताया कि किस तरह से आपको रोकना पड़ा है। कन्हैया कुमार मास्क उतार चुके हैं, संबोधन संवाददाता सम्मेलन में आए हुए मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का, और मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जगह की कमी के चलते कमरे में आ नहीं पाए हैं, लेकिन सुन रहे हैं बाहर खिड़कियों से। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मंच पर उपस्थित AICC ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी वेणु जी, जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला जी, SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन नितिन राउत जी, बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास जी, बिहार के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी और कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर पवन बंसल जी, हमारे युवा साथी और गुजरात कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भाई हार्दिक पटेल जी, और हमारे आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर हर घड़ी हमारा साथ देने वाले हमारे साथी बडगाम से निर्दलीय विधायक साथी जिग्नेश मेवानी जी, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपने पत्रकार साथियों से कुछ चीज़ों को लेकर मुखातिब हूं। उससे पहले आज ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज शहीद आजम
भगत सिंह की जयंती है। लोग शहीद होते हैं, भगत सिंह शहीद आजम हैं। शहीद आजम इसलिए हैं कि आज हम लोग जहां माल्यार्पण करने के लिए गए थे, शहीद पार्क, वो शहीद पार्क एक ऐतिहासिक पार्क है। वो हिस्सा है फिरोज शाह कोटला फोर्ट का, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की गुप्त मीटिंग हो रही थी। अंग्रेजों के जमाने में क्रांतिकारी छुपकर मीटिंग किया करते थे। नौजवान तरुण भगत सिंह एक प्रपोजल लेकर के आए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी होना चाहिए। यह ऐतिहासिक क्षण, वो ऐतिहासिक भूमि और हमारे युवाओं के आइकन शहीद आजम भगत सिंह को हम अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। आज एक दुखद घटना भी हमारे जिले में हुई है। वज्रपात के चलते 2 बच्चियों का निधन हो गया है। मैं इस मंच से उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आजकल सूचना क्रांति के इस दौर में हमसे ज्यादा मालूम हमारे पत्रकार साथियों को होता है। तो बेहतर ये होगा कि आप सवाल पूछें, मैं आपका जवाब दूं। लेकिन आप सवाल कहां से पूछेंगे और आपके मन में कौन से सवाल चल रहे हैं, इसका थोड़ा सा अंदेशा है, मुझे थोड़ा अंदाजा भी है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने पत्रकारिता की उस मिसाल को जिंदा रखा है कि कम से कम विपक्ष से तो सवाल करते हैं ना, ताकि इस देश को याद रहे कि पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जितना सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछिएगा, बारी बारी से पूछिएगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि आप सबके मन में होगा कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन किए हैं, उस सवाल का जवाब दे करके मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा, माइक उनको समर्पित करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। और ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, देश में प्रधानमंत्री इससे पहले भी थे, देश में आगे भी प्रधानमंत्री होते रहेंगे। लेकिन आज जब हम लोग श्री राहुल गांधी जी के उपस्थिति में फॉर्मली कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे, तो साथी जिग्नेश ने संविधान की कॉपी दी और हमने उनको भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर की तस्वीर प्रस्तुत किया, क्योंकि हमारा यह मानना है कि आज इस देश को भगत सिंह की वीरता की जरूरत है, भगत सिंह के साहस की जरूरत है। आज इस देश को अंबेडकर की समानता की जरूरत है और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है।
गांधी जब कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गांधी की एकता है। जब अम्बेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज का मूल्यांकन वहां महिलाओं की क्या स्थिति है इस बात से होगा, तब वो समानता की वकालत कर रहे होते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी एक समुदाय के नेता थे। कांग्रेस पार्टी ने, संविधान सभा ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी और उस संविधान के प्रियम्बल में यह लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इसमें समानता न्याय के मूल्य निहित हैं। और जब भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं, विचारों को नहीं, आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं, उस साहस की जरूरत है हमको। मुझे नहीं लगता है, मेरे बहुत सारे राजनीतिक दोस्तों को यह लगता है, मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है। लेकिन जिनको लड़ना है उनके पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना शोरूम बचाने के चक्कर में है। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे? बस्ती में जब आग लग जाती है ना, बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं कि इस देश के भीतर भारतीय होने की जो पहचान है, जिसमें बुद्ध निहित हैं, जिसमें कबीर निहित हैं, जिसमें नानक निहित हैं, जिसमें हर बार हर दौर में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है, उस भारतीय चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को लेकर के आगे चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजनी नायडू के विचारों को लेकर के चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अम्बेडकर, नेहरू, अशफाक उल्लाह खान, शहीद आजम भगत सिंह और मौलाना अबुल कलाम आजाद के रास्तों पे चलेगा। हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं, यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह भारतीय होने का इतिहास है। और इस भारतीय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कोई शास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, मैं कोई गुनागणित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह बात सीधे तौर पे समझ में आ रही है कि देश के लोकसभा में 545 सीट हैं, 200 लगभग सीट ऐसे हैं जहां भाजपा के सामने कांग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। इसीलिए, और मैं जब यहां बैठा हुआ हूं, मेरे इतिहास को, मेरे वर्तमान को लोग देख रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, वो आएंगे, उनका जवाब मैं दूंगा। लेकिन यह जो ऐतिहासिक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से मैं अपना मुंह नहीं मोड़ सकता हूं। मैं जहां पैदा हुआ, जिस पार्टी में पला बढ़ा, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। उसने मुझे सिखाया, पढ़ाया, लड़ने का जज्बा दिया है। लेकिन उस पार्टी के साथ साथ मैं उन लाखों करोड़ों लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जब हम लोगों के ऊपर अनावश्यक आरोप मढ़े जाते हैं तो अपने दोस्तों से लड़ रहे थे, अपने घरों में डिनर टेबल पर लड़ रहे थे। लोगों की दोस्तियां टूट गई हम लोगों के आंदोलन के समर्थन में, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लोगों के डिवोर्स तक हो गए। ये जो देश में एक वैचारिक संघर्ष छिड़ा है, उस वैचारिक संघर्ष को कांग्रेस पार्टी ही नेतृत्व दे सकती है, यह हमारा भरोसा है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के जो लाखों करोड़ों नौजवान आपके माध्यम से सुन रहे हैं,
उनसे भी मैं आग्रह कहता हूं, दीवार पर बैठकर टुकुर टुकुर मुंह ताकने का वक्त नहीं है। ये अर्जेंसी का टाइम है और इस अर्जेंसी के टाइम पे दीवार पे बैठ करके दायां जाएं कि बायां जाएं, ये मत सोचिए। जब आप जंग में होते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल चीजें होती हैं आप उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है, अगर कांग्रेस पार्टी बचेगी तो हमारा मानना है इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की आकांक्षाएं बचेंगी, गांधी की मीमांसा बचेगी, भगत सिंह के सपनों का भारत बचेगा और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता का भारत का निर्माण संभव हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को एक लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, आजादी के साथ, अपनी पूरी मुखरता के साथ सत्ता से सवाल पूछना और लोगों के हक के लिए लड़ना भिड़ना संघर्ष करने में हमारे साथी रहेंगे, हमारे सहयोगी रहेंगे। और ये परिवार संघ परिवार नहीं, वो क्या परिवार जो परिवार छोड़कर परिवार बनाना पड़े, वो परिवार जो आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है, कहता है कि अपने परिवार में रहिए। अरे महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी को लेकर के अंग्रेजों से लड़ गए, बताइए इनको अपना घर छोड़ना पड़ा, कोई जरूरी है क्या? घर परिवार के साथ रहना है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अपने परिवार के साथ रहते थे। आप जितने बड़े लोग हैं उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, सब लोग अपने परिवार के साथ रहते थे। वो परिवार छोड़ करके बनने वाला परिवार नहीं। न्याय, बराबरी और संघर्ष के लिए इस परिवार में मैं शामिल हुआ हूं। सभी सदस्यों के प्रति देश के अंदर फैले हुए लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को अपना आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं अब जिग्नेश भाई से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी बात कहेंगे। जिग्नेश जी आ जाएगा वो। धन्यवाद। सबसे पहले तो केसी वेणुगोपाल साहब, सुरजेवाला जी, नितिन राउत साहब, पवन बंसल जी, भक्तचरण दास जी, साथ ही हार्दिक कन्हैया और दूसरे पार्टी के मंच पर विराजमान सभी सीनियर लीडर्स, आप तमाम पत्रकार साथी और वो तमाम साथी जो हमको आज मिलने के लिए हमारे समर्थन में आए हैं, गुजरात के विभिन्न कोनों से और पूरे देश भर में से, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जो कहानी गुजरात से शुरू हुई, उस कहानी ने पिछले 6-7 साल में इस मुल्क में क्या उत्पात मचाया है, वो अब आपके हमारे सबके सामने है। एज अ नेशन, एक राष्ट्र के तौर पर हम एक अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऐसा संकट इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखा। हमारे संविधान पर हमला है, दिल्ली की सड़कों पर संविधान की कॉपी को जलाया जाता है, हमारे आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला है, हमारे देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है। आज भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बन जाए, उतना जहर, नफरत एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली और नागपुर साथ में मिलकर फैला रहे हैं। इस परिस्थिति में एक पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं, बतौर एक भारतीय नागरिक, मैं अपने आप को ये जब सवाल पूछता हूं कि मेरा फंडामेंटल फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी क्या होना चाहिए, तो अंदर से जवाब यही आता है, कुछ भी करके इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए। और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कंट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है। और इसीलिए आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं। एक टेक्निकल कारण के चलते मैं फॉर्मली पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक निर्दलीय विधायक हूं। इफ आई ज्वाइन अ पार्टी, आई मे नॉट कंटिन्यू एज एन एमएलए। मेरी पार्टी के सीनियर लीडर से बात हुई, मेरे मतक्षेत्र के साथियों से बात हुई, अपने आप से बात हुई, राहुल जी से बात हुई, तो मुझे लगा कि मैं इस विचार के साथ हूं ना, ये सबसे प्रमुख बात है।
मैं इस मुहिम, इस मिशन और इस संघर्ष के साथ हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी की फॉर्मेलिटी तो आने वाले महीनों में भी हो जाएगी। और राहुल जी ने भी कहा कि वो जो पर्चा भर के सदस्य लेने की बात है वो तो कल भी कर लेना, अभी अपने मत क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहो। तो मैं फॉर्मली नहीं लेकिन इस विचार के साथ आज जुड़ चुका हूं और 22 का चुनाव में कांग्रेस के सिंबल से ही लड़ूंगा, उसके सारे कैंपेन्स का हिस्सा रहूंगा। और गुजरात के संदर्भ में आज साथी हार्दिक हमारे बीच में मौजूद है, तब कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय स्तर पे जो हो रहा है वो सब कुछ हम लोग गुजरात में देख चुके हैं, झेल चुके हैं। आप सभी पत्रकार साथियों के बीच में बड़ी चिंता के साथ ये कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है कि 3000 किलो का ड्रग्स 15-20 लाख बेरोजगार युवा को नशे की चुंगाल में फंसाने के लिए अदानी के एयरपोर्ट पर उतर रहा है। आज जब महंगाई और बेरोजगारी उसके चरम सीमा पर है, तब गुजरात और देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय ये फांसीवादी ताकतें चाहती है कि रोजगार तो ना मिले, उनको नशे के हवाले में झोंक दिया जाए। तो इन सारी परिस्थितियों में यदि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाना है, हमारे आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है, भगत सिंह को जब मुकदमे की कार्यवाही के दौरान पूछा गया कि क्रांति क्या है, तब शहीद आजम ने कहा था कि क्रांति से हमारा मतलब है किसानों और मजदूरों के हाथ में सत्ता। माननीय प्रधानमंत्री जब अमेरिका से वापस आते हैं तो भाई विस्टा का काम ठीक ठाक चल रहा है ना, नई पार्लियामेंट का, वो देखने के लिए जाते हैं, किसान को मिलने के लिए नहीं जाते। तो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, सबके ऊपर एक जो अनप्रेसिडेंटेड हमला है, इसको रोकने के लिए मैं भारत की जनता को, भारत के 21 करोड़ दलितों को और सारे लाखों करोड़ों युवाओं को अपील करता हूं, सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ, अभी वक्त नहीं है, कूद पड़िए, एक नया आंदोलन छिड़ने वाला है। स्वतंत्रता के आंदोलन की जो रौनक थी, वो जो चार्म था, वो जो माहौल था, हमको वो क्रिएट करना पड़ेगा। यहां पर तमाम वो लोग जो सचमुच मानते कि देश को बचाना है, उन सभी को हम अपील करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। ये एक मिशन है और इसको मिशन की तरह लीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे कि साथी कन्हैया ने बचाया, कि डेमोक्रेसी के हमारे इस मुल्क में बहुत डीप रूट्स है, पार्टी के भी डीप रूट्स है। तो साथ में मिलकर हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और इस मुल्क को बचा पाएंगे। आप तमाम साथियों का मैं दोबारा स्वागत करता हूं और दोबारा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश की जनता को अपील करता हूं, सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ तुरंत जुड़िए। एक बहुत जबरदस्त माहौल हम लोगों को खड़ा करना चाहिए। मैं साथी हार्दिक, कन्हैया और दूसरे यंगस्टर्स के साथ पूरे देश में हम लोग जाएंगे और हजारों लाखों युवा इस प्लेटफॉर्म में जुड़े, आईएनसी के साथ जुड़े, कांग्रेस पक्ष के साथ जुड़े, इसके लिए लग जाएंगे। आप तमाम साथियों का शुक्रिया। आपके सवाल भी बाद में लेंगे। शुक्रिया जिग्नेश भाई। वी विल नाउ टेक क्वेश्चंस वन बाय वन। विल स्टार्ट विद ANI. First on the subject, then please digress later. I know you want to digress to begin with. अभी आप एक मेरे मित्र ने कुछ बात कही थी, मैंने सोचा मेरी तो मानते नहीं, शायद छोटे की मान लें। All right, then we will go to somebody who, yes ma'am, we'll begin with you. मेरा सवाल कन्हैया आपसे है। आपने कहा कि आप कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस खतरे में है, कांग्रेस को बचाना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस बड़ा शिफ्ट है और अगर छोटे शिफ्ट, अगर ये टूट गया तो बाकी भी टूट जाएगा। तो कन्हैया कुमार अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ मौजूद जिग्नेश मेवानी भी वैचारिक रूप से कह रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कुछ ही देर पहले कन्हैया कुमार ने एक भाषण भी वहां पर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनसे सवाल ये पूछा जाएगा कि आखिर वो कांग्रेस पार्टी में, दोबारा बोल रहे हैं, जरा सुनाते हैं आपको, सुनिए। आपने वो वीडियो देखा क्या, लाश के ऊपर डांस देखा ना? दिल पसीज गया होगा आपका। आपको नहीं लगा कि मैं इसके लिए कुछ कर पाऊं, कुछ भी कर जाऊं जो मैं कर सकती हूं। आप जब सुनती होंगी कि बलात्कार हो गया है किसी महिला के साथ, आपका गुस्से से जो है ना पूरा शरीर कांप जाता होगा। देश खतरे में है। पार्टियां तो बनती रहेंगी, पार्टियों की कोई कमी है क्या? हर शाम पार्टी होती है इस देश में। पार्टी नहीं बचाना है, देश बचाना है।
और देश बचाने की मुहिम में जो पार्टी रहेगी वो पार्टी भी बचेगी। और मुझे इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है। मैंने जितना इतिहास पढ़ा है अभी तक का एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, अब अगले बार 2024 में क्या लिखा जाएगा नहीं पता। उसमें तो यही है कि देश को आज़ादी जो है वो महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्या भाई हार्दिक, इन लोगों ने ही दिलाया ना, यही लोग लड़े थे। जो माफी मांगे वो वीर हो गए, आप सोचिएगा इसको। जो गोडसे को भगवान मानते हैं वो भाषण दे रहे हैं अमेरिका में जाकर के गांधी के ऊपर। हमारे गांव में एक गाना आता था, गांधी जी के भजन करे गांधी के हत्यारा। कितना अजीब लगता होगा आपको। देखिएगा वो फोटो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गांधी पे माल्यार्पण करते हैं। जीवन भर शाखाओं में कसम लिए होंगे कि गोडसे के सपनों का देश बनाएंगे और गांधी पे माला चढ़ा रहे हैं। सी, आई एम नॉट हियर to save the party. Please, I am respecting you. As a citizen, you can respect my right. देश खतरे में है और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुझे लगता है आप भी सोचते होंगे। समझ रहे हैं, अंग्रेजी का वो फ्रेज है डांसिंग ऑन डेड, डेड बॉडी पे कोई नाच रहा है। उस दिन खाना तो नहीं खाया गया। आप सोच के देखिए, आप इस पे विचार करके देखिए। मेरे गांव में अगर किसी की मौत हो जाए तो पूरे गांव में खाना नहीं बनेगा। हजारों लोग मर गए। देखे 71 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री के लिए सोहर गाया गया। नया बच्चा जब पैदा होता है ना तो पूर्वांचल में सोहर गाते हैं लोग। प्रधानमंत्री बूढ़े हो गए हैं, उनके लिए सोहर गाया जा रहा है। तब जब अभी तुरंत लाखों लोगों की जान चली गई, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे। आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जिसके कोई जानने वाले नहीं मरे हो इसमें, इस क्राइसिस में? इतना बड़ा क्राइसिस जिसके देश में हुआ हो अभी तुरंत, वो अपने जन्मदिन का जश्न मनाएगा? ये भोंडापन है। इस संस्कृति को बचाने की जरूरत है और इस संस्कृति को बचाने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में क्षमता मौजूद है। लोगों को ये बात पसंद हो या ना पसंद हो, हकीकत ये है कि पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए इस पार्टी को ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और उस जिम्मेवारी को संभालने के लिए मैं यहां आया हूं। थैंक यू न्यूज नेशन। I'll come to you. मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आरोप आप पे लगाया है कांग्रेस पार्टी का। जनता पार्टी का आरोप को कौन पूछता है? आपका कोई आरोप है मेरे ऊपर? भारतीय जनता पार्टी को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं। आपका कोई आरोप है? आप सवाल पूछिए। साहब, जो साथी पीछे खड़े हैं, थोड़ा आप शांति का दान दीजिए प्लीज। अरे भैया प्लीज। दुबे जी आप पूछिए, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन क्विकली। या please, you cannot interrupt. No, you have to have discipline. My humble request with folded hands. There is no, but yes, I am not Prime Minister. I will take your question. No, don't worry. Democracy means that you should not supersede somebody who's asking question. That's what democracy is. दुबे भाई, आपका सवाल है, न्यूज नेशन से हैं। अच्छा, भारी जल्दी से पूछिए ना। नहीं, और लोगों ने किया, नाम बताएंगे। युवा नेता है वो छोड़ के चले गए, तो क्या माना जाए कि आप जितने भी लोग आपने ज्वाइन किया है, ये राहुल गांधी की नई टीम होगी, राहुल गांधी की सियासी जो नाव है उसको पार लगाने का काम करेगी? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, हमारे देश के लोगों के पॉलिटिकल इमेजिनेशन को कुछ हो गया है। अभी क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमने आपके सवाल को अपने आप लेते हुए हमने अपने पूरे वक्तव्य को रखा। हमने कहीं भी कहा कि हम कोई टीम बना रहे हैं। बीसीसीआई थोड़ी है सर, मतलब टीम बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भारत की परंपरा, चिंतन परंपरा, सोच, जिस पे आपको गर्व होता है भारतीय होने के चलते, उस परंपरा को समेटने का, उसको आगे बढ़ाने का काम देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने किया है। उस पार्टी के पास एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है और इस देश का नागरिक होने के चलते, साथी जिग्नेश ने कहा, ये हमारी भी ऐतिहासिक जिम्मेवारी है कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमसे भी पूछा जाएगा, दुबे भाई आपसे भी पूछा जाएगा कि जब ये तमाशा हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे।
हमने वो कहानी सुनी है बचपन में, आपने भी सुना होगा। जंगल में आग लगी, एक कोयल अपने चोंच में पानी भर करके जंगल की आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। जंगल की आग नहीं बुझी, या बुझनी होगी बुझ जाएगी। कम से कम कोयल का वह ऐतिहासिक प्रयास जो है वो इतिहास याद रखेगा। और ये जो आप कह रहे हैं ना, डूबती हुई नाव, देखिए कभी कभी ना इंसान को भ्रम होता है, जैसे टिड्डे को भ्रम होता है कि वो अपने पांव से आसमान टिका रखा है। हमको ऐसा कोई भ्रम नहीं है। मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। जब आप जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे, इस देश के संविधान में, आइडिया ऑफ इंडिया में भरोसा करने वाले लोग जो हैं, जिसको हम कहते हैं गांधी के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं भगत सिंह के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं बिरसा मुंडा के सपनों का भारत, सावित्रीबाई फूले के सपनों का भारत, श्री कृष्ण सिंह के सपनों का भारत, जगजीवन राम के सपनों का भारत, मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपनों का भारत, उस भारत को बचाने की बात मैं कर रहा हूं। और सियासत, मैं बार बार कहता हूं, अगर सियासत सही होगी तो गलत लोग जो सत्ता पे काबिज हैं ना, मुझे भारत के लोगों पे बहुत भरोसा है। अरे हैं हम लोग थोड़ा सा आलसी, लेकिन जब आ गए ना अपने पे, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था, जब से भारत के लोग अपने पे आ गए ना, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जब नारा महात्मा गांधी ने दिया था, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा था। और उस वक्त जो लोग अंग्रेज से पेंशन ले रहे थे, माफी मांग रहे थे, वो आज एनसीईआरटी की किताब बदल रहे हैं कि अपना नाम भी हम बीड़ों में लिखवा लें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस इतिहास को, उस चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है। पार्टी अगर उस सिद्धांत पे चलेगी, संविधान के प्रियम्बल को रक्षा करने की कोशिश करेगी, पार्टी भी बचेगी और पार्टी सत्ता में भी आएगी। ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसे मेरी आशा है। जैनेंद्र फ्रॉम एबीपी, कैन यू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क। हाँ, पूछिए जरा। एक सवाल पूछिए। हम एक आग्रह करें, आप लोग न लड़ाई नहीं लगवाइए हमारे दोस्त के बीच में। भोरे से जो है ट्विटर पे आप लोग क्या क्या जो चला दिए हैं, लोग हमको पूछ रहा है कि जिग्नेश का नाम काहे नहीं ट्रेंड कर रहा है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, हम ना अलग अलग लोग नहीं हैं, यह मंच आपस में बटा हुआ नहीं है। तो सवाल जो है सारा तोप का गोला जो है हमारे तरफ ही नहीं हो, मंच के तरफ मुखातिब हो, मैं भी जवाब दे दूंगा। यस, जैनेंद्र जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अभी हाल तक आप केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, और दूसरा सवाल कि आप कन्हैया, हाँ सुन रहे। दूसरा सवाल ये कि आपको लेफ्ट के भविष्य के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था, और जब आप कांग्रेस में आ गए, आपको क्या लगता है भारत की राजनीति में फिलहाल क्या लेफ्ट अपना तकलीफ हो गई है? मैं चाहता हूँ दोनों पे डिटेल। बड़ा जैनेंद्र भाई बड़ा वैचारिक सवाल पूछे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र भाई। एक तो देखिए, हमारी जो ये नई पार्टी है, इस पार्टी के जो संगठन के महासचिव हैं वो केरल से ही हैं। इनसे आप चाहें तो अकेले में भी पूछ लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमने एक शब्द नहीं बोला था। हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बोले हैं, लेकिन केरल के विधानसभा चुनाव में नहीं, जेएनयू के प्रेसिडेंशियल स्पीच में बोले थे। देखिए, हमको हमारा इतिहास पता है और हम यही कहते हैं, इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा नहीं जा सकता है। इतिहास इतिहास होता है। इतिहास कोई कागज पे लिखे हुए शब्द होते हैं कि आप उसको जो है इरेजर से मिटा दीजिएगा। केरल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोले थे। आपने पूछा कि कब आपको ऐसा महसूस हुआ। देखिए, महसूस तो मुझे राजनीति में आए हुए 18 साल हो गए हैं, और मैंने हमेशा ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं इस देश की जो राजनीतिक विरासत है वो भटक गई है। भूल भुलैया नहीं होता है, राइट लेफ्ट सेंटर घूमने लगा है, और पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग कहाँ है, उसके थ्रेड्स कहाँ पे हैं। तो मैं जैनेंद्र भाई, आपने वैचारिक सवाल पूछा है, एक ऐतिहासिक तथ्य आपसे साझा करता हूं। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था कल तक। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 में बना, और उस इतिहास जाकर के देख लीजिएगा। उसका जो इनॉग्रल सेशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उसमें भाषण हुआ था।
और उस वक्त देश के जितने भी नौजवान थे, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है हमारे कुछ साथियों को, लेकिन अपने विद्यार्थी के होने के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हुए थे, बाद में निकाल दिया गया था। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो छात्रों का संघर्ष हो रहा था, सभी विचारधारा के लोग उसके सदस्य थे। और आपने जो वैचारिक सवाल पूछा कि आपको लेफ्ट के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है, कौन कह रहा है कि लेफ्ट का भविष्य खराब हो गया है? व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, संगठन हमेशा व्यक्ति से बड़ा होता है। व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है, उस भूमिका को वो अपनी क्षमता से निभाने की कोशिश करता है। मैं आपको बता दूं, जहां जिस पार्टी से आप मेरा संबंध जोड़ रहे हैं, मैं वहां पैदा हुआ हूं। मेरे भीतर सोचने, समझने, लड़ने की जो क्षमता है, ये उसके ट्रेनिंग का हिस्सा है और मुझे इस बात का गर्व है। लेकिन वहां जो लड़ने का तरीका है और जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, मुझे लगता है आज जो देश की स्थिति है उसमें उसके स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है और जो वैचारिक संकीर्णता है उसको तोड़ने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं अपने कई साथियों से पूछा कि क्या भगत सिंह की जयंती देश के सभी संगठनों को नहीं मनाना चाहिए, और क्या गांधी की तस्वीर सभी संगठनों के कार्यालय में नहीं होना चाहिए? ये हमारा इतिहास है, ये हमारी विरासत है। कुछ लोग बहुत चालाकी से विचारधारा की खोल में यह जो हमारी ऐतिहासिक विरासत और परंपरा है, इसको आपस में उलझाने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा पॉपुलर डिबेट है मीडियम और मीन्स का, साध्य और साधन का, हिंसा और अहिंसा का। तो मैं आपके सामने इस सदन के समक्ष यह बात कहता हूं, जब भगत सिंह कहते हैं कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं ला सकता है, मतलब भगत सिंह हिंसा का निषेध कर रहे हैं, वायलेंस को निगेट कर रहे हैं। और जब बापू कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं करो या मरो, मतलब वो व्यक्ति के ऊपर होने वाली हिंसा को स्वीकार कर रहे हैं और अहिंसा को निगेट कर रहे हैं। देश की अर्जेंसी क्या है, इस बात को समझिए। और देश की अर्जेंसी ये है कि आप पैदा कहीं भी हुए हों, अगर गांव में आग लगी है, आप अपने दरवाजे के बाहर डंडा लेकर के गेटकीपर बन करके खड़ा हो जाएंगे कि घुसने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे, तो आपका घर भी नहीं बचेगा, बेडरूम भी नहीं बचेगा। इसलिए समझदारी इस बात में है कि आपसी जो नाराजगी है, आपसी जो वैचारिक मतभेद है, उसको किनारा कीजिए और बस्ती बचाने के लिए इकट्ठा होइए, क्योंकि ये देश हम सबका है। इसीलिए लेफ्ट राइट का जो क्वेश्चन है ना, वो अप्रासंगिक इसलिए हो गया है कि आज आपको वैसे आदमी के साथ सामना करना पड़ रहा है जो हमारे जमाने का गोविंदा है, ड्रेस बदलते रहता है। इसीलिए इस वैचारिक भ्रम में नहीं पड़िए, देश बचाइए, संविधान बचाइए, यही हमारा लक्ष्य है। सिद्धार्थ फ्रॉम ANI, सिद्धार्थ प्लीज गो अहेड एंड आस्क। सिद्धार्थ सवाल पूछिए प्लीज। जिग्नेश जी जवाब देंगे। आप पर्टिकुलर आपकी बात को नोट कर रहा हूँ। आपने कहा एक जहाज है, दूसरा उसे बचाने की जरूरत है, लेकिन जो जहाज का कप्तान है राहुल गांधी, आपको लगता है कि बाकी छोटे जो फैक्ट्रियां हैं उसको चलाने वालों को उसको कैसे करना चाहिए? मेरा सवाल खुदे तौर पर यह है कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होना चाहिए जब एक लड़ाई दो विपक्ष का चेहरा तो मीडिया भी होना चाहिए। विपक्ष का चेहरा वो तमाम लोग होना चाहिए जो आइडिया ऑफ इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। पीरियड। थैंक यू। आई हैव टू सी, इट्स बीन ओवर एन आवर। बहुत सारे साथी अलग अलग दोनों से बात करना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू सो मच। हम बाद में आके हमसे ले लीजिएगा, हाँ 1-to-1 करेंगे। तो कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी अब शामिल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी में। आज हम हल्ला बोल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर करेंगे। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने
कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस दफ्तर में केसी वेणुगोपाल और हरदीप सुरजेवाला ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई कांग्रेस दफ्तर में। और गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवानी भी मौजूद रहे, लेकिन वो फिलहाल शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा वो वैचारिक रूप से कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर में मीडिया के सामने आने से पहले दोनों ने राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। जल्दी से आपको सुना देते हैं कन्हैया कुमार ने इस मंच से क्या कहा है, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। जेडीयू की तरफ से अजय आलोक हमारे साथ हैं और सुनील चोपड़ा हमारे साथ वाम दलों का पक्ष रखेंगे। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, जल्दी से सुनाते हैं क्या कहा इस मंच से कन्हैया कुमार ने। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। सुप्रिया श्रीनेत, आपके साथ शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी को कन्हैया कुमार की जरूरत है या कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी की ऐसे वक्त पर जरूरत थी? क्योंकि एक वक्त पर वो वाम दल के थे, वहां किनारे हो गए, अब कांग्रेस के प्यारे हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब जागो तभी सवेरा, मैं इस मंच से भी और अदरवाइज भी कन्हैया कुमार जी का, जिग्नेश मेवानी जी का अपनी पार्टी में स्वागत करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ऐसा महासंग्राम छिड़ा हुआ है हमारे देश में कि जितने लोग भारत में और भारत की आत्मा में यकीन रखते हैं वो जरूर एक साथ आए। मैं उनका स्वागत करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी उनसे मजबूती मिलेगी, वो भी हमसे मजबूत होंगे। जो उन्होंने बातें कही वो काबिले तारीफ थी और यही बातें कांग्रेस पार्टी रोज कहती है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको 30 सेकंड में सिर्फ 2 बातें बोल देना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो पूछती है कि आखिर कैसे लोकतंत्र की जननी भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका में लोकतंत्र पे पाठ पढ़ाया जाता है। आखिर क्यों गोडसे के उपासकों का समर्थन करके उनके साथ खड़े रहने पर उसके बावजूद जब बाहर जाते हैं तो आपको भारत की सबसे बड़ी पहचान, भारत की आत्मा महात्मा गांधी की शरण लेनी ही पड़ती है। और वो शरण कोई और नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति आपको याद दिलाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब प्रधानमंत्री वापस आते हैं तो वो ये नहीं पूछते कि और वैक्सीन कितनी लगी, 80 करोड़ का तो ढोंग हो गया था, 2 करोड़ का तो ढोंग हो गया था और फिर 60 लाख पे गिर के हो गई। वो सेंट्रल विस्टा देखने पहुंच जाते हैं। वो कभी ऐसे तो माइग्रेंट लेबर से मिलने नहीं गए, वो अस्पताल में बेदम तड़पते लोगों से मिलने नहीं गए, वो उन बच्चों से मिलने नहीं गए जो यतीम हो गए उन्हीं के कुशासन के चलते। वो सेंट्रल विस्टा देखने पहुंच जाते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको इस सरकार की, प्रधानमंत्री महोदय की प्राथमिकताओं का और उनके कहीं ना कहीं कुशासन का, उनकी सोच का परिचायक है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, ये गांधी का भारत है और इस गांधी के भारत में गोडसे के उपासकों की बात थोड़े वक्त के लिए चल सकती है, अंत उनका ही होगा। गौरव जी जवाब दीजिए इसका। सुनील चोपड़ा जी, आप काहे खुश हो रहे हैं? कन्हैया कुमार चले गए सर उधर कांग्रेस पार्टी में, उधर आस्था चली गई उनकी। देखिए, मैं अपने देश को मजबूत देखते हुए खुश हो रहा हूँ। मेरे परिवार में या कन्हैया कुमार को मजबूत जी अंत तक कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन मैं कभी कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं रहा। मैं कम्युनिस्ट पार्टी में रहा क्योंकि मैंने एसएफआई बनाई, डीवाईएफआई बनाई और उसके बाद खेत मजदूर यूनियन बनाया।
ना मैंने कभी सीट का सोचा ना मांगा, लेकिन आज के हालात जैसे कन्हैया बता रहे हैं बिल्कुल सही है, और मैं पार्टी में रहते हुए कह सकता हूं कि सही है और कन्हैया ने सही कदम उठाया है। कन्हैया की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, आप दिल देखिए सुनील चोपड़ा का, गौरव भाटिया जी। देखिए, आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है अंजना जी। इनका क्या, ये तो रोज जल बदलते हैं, ये तो बाजार के हैं। सुनील जी अपनी बारी का चीनी बाजार में रोज बिकते हैं, इनका नाम होना चाहिए सुनीत चीनी बाजार मैं जानता बिकने वाले। चुप कराइए अंजना। ठीक है सुनील जी, प्लीज प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। हम नहीं बिकते, आप बिकते हैं, प्लीज, आप बिकाऊ माल है। ठीक है सुनील चोपड़ा जी, सुनील चोपड़ा जी, हम 50 साल से सुनील चोपड़ा जी आप खरीद सके। आपका नाम गौरव भाटिया तो नहीं है ना, सुनिश्चित है ये, तो प्लीज गौरव भाटिया को बोलने दीजिए। सर आपसे सवाल हो गया, जवाब भी हो गया, प्लीज सुनील जी। गौरव भाटिया। देखिए अंजना जी, आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा दिन है जिसको विस्फोटक कहा जा सकता है। 2 बम फटे हैं। पहला अंदरूनी बम फटा जिसमें सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, और उसने इस्तीफा जब दिया तो उसने जो बात कही ना, तो वो सबको जानना बड़ा जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं मैं। मतलब कांग्रेस पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी, पंजाबियों के साथ, पंजाब के निवासियों के साथ समझौता कर रही। और इसके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सिद्धू जो है वो राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है।